द्वितीय वर्ष लोक प्रशासन के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं। आज के समापन वीडियो में हम आपको रिजर्व बैंक के सामान्य बैंकिंग कार्य और साथ ही साथ उपभोक्ता केंद्रित कार्यों तथा साख नियंत्रण में रिजर्व बैंक की क्या भूमिका है, इसके बारे में आपको संक्षेप में बताएंगे। देखिए, भारत के केंद्रीय बैंक होने के कारण रिजर्व बैंक जो है केंद्रीय बैंकों के बैंकिंग के जो कार्य है उसके अलावा भी सामान्य बैंकिंग कार्य करता है। और सामान्य बैंकिंग कार्य जो है रिजर्व बैंक के, इसमें मुख्य जो बात है वो ये है कि यह केंद्र तथा राज्य सरकारों को काम चलाऊ ऋण देता है जिसकी अवधि 90 दिन से अधिक नहीं हो सकती। रिजर्व बैंक जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा वाणिज्यिक बैंकों के अतिरिक्त अन्य अर्धसैनिक, गैर सरकारी, सरकारी संस्थाओं तथा व्यक्तियों से जमा स्वीकार कर सकता है, परंतु इन जमाओं पर किसी भी तरह का ब्याज रिजर्व बैंक द्वारा नहीं दिया जाता है। रिजर्व बैंक सदस्य बैंकों से विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय कर सकता है, किंतु यह क्रय विक्रय 1 लाख रुपए से कम मूल्य का नहीं होना चाहिए। फसल की बिक्री तथा कृषि के लिए वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से निर्मित कृषि बिलों को रिजर्व बैंक खरीदने बेचने के साथ साथ भुना भी सकता है, किंतु इनकी अवधि 15 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के किसी भी सदस्य देश के केंद्रीय बैंक के यहाँ रिजर्व बैंक अपना खाता खोल सकता है अथवा उससे अभिकर्ता संबंध स्थापित कर सकता है तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के साथ लेन देन भी कर सकता है। रिजर्व बैंक स्वर्ण के सिक्के तथा स्वर्ण धातु खरीद और बेच सकता है। ठीक है, तो ये तो इसके सामान्य बैंकिंग कार्य। ठीक उसी प्रकार से जैसे दूसरे वाणिज्यिक बैंक कार्य करते हैं, खरीदने, बेचने, जमा करने और जो है ऋण देने, ये सामान्य कार्य जैसे कमर्शियल बैंक करता है उसी तरह आरबीआई भी करता है। इसके अलावा आप देखें कि रिजर्व बैंक जो है उपभोक्ता केंद्रित कार्य में क्या करता है, तो यह बैंक उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा 1949 से ही उपभोक्ता सेवा जो है सुधारने के लिए कई उसने मानकों का निर्धारण किया है। और ये मानक क्या है कि बैंकों में उपभोक्ता सेवा केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए। रिजर्व बैंक में उपभोक्ता सेवा केंद्र की भी स्थापना की गई है। उधार देने वालों के लिए स्वच्छ अभ्यास कोड, रिजर्व बैंक कर्ज लेने वालों के हितों के प्रति भी जागरूक होने की वजह से सन 2003 में रिजर्व बैंक ने उधार लेने वालों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए और बैंकों की यातना बचाने में से बचाए रखने के लिए यह जो कोड है, जिसको अभ्यास कोड कहा जाता है, सन 2007 में इसको उसने फिर से रिवाइज़ किया था। और ये जो कोड होता है हर बैंक का, इससे पता चलता है कि है ना उस बैंक के लेन देन में उपभोक्ताओं को क्या परेशानियां आ रही हैं। इसी प्रकार से पारदर्शिता तथा यथोचित बैंक चार्ज का निर्धारण भी आरबीआई सुनिश्चित करता है। और उसके अलावा एक बैंकिंग ओम्बुड्समैन योजना भी 1995 में रिजर्व बैंक के द्वारा शुरू की गई। इसका उद्देश्य यह था कि जितने भी प्रकार के कमर्शियल बैंक हैं उनके जो उपभोक्ता हैं उनकी विभिन्न शिकायतों को शीघ्र तथा त्वरित गति से उसके निस्तारण के लिए एक ओम्बुड्समैन योजना का प्रारंभ किया गया। तो जितने भी प्रकार की शिकायतें होती हैं उन समस्त शिकायतों को आप ओम्बुड्समैन को लिख सकते हैं, बैंक ओम्बुड्समैन को, और वह जो है आपकी शिकायतों को, यानी कि जो भी उपभोक्ता है किसी भी कमर्शियल बैंक का, उसकी जो शिकायतें हैं उन शिकायतों को का वह निस्तारण करता है। तो इसके अलावा अब देखिए रिजर्व बैंक किस प्रकार से साख नियंत्रण करता है। यह रिजर्व बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है और इसी को है ना रिजर्व बैंक के द्वारा किस प्रकार से कहते हैं कि सरकार की मौद्रिक नीति का निर्धारण करना। तो ये मौद्रिक नीति निर्धारण करने में ये जो साख नियंत्रण है ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिए रिजर्व बैंक जो है यह जितने भी प्रकार के व्यापारिक बैंक होते हैं उनके साख निर्माण की क्षमता को नियंत्रित करता है। सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं क्या कि यह
जितने व्यापारिक बैंक हैं उनके जो है साख निर्माण क्षमता तथा साख की मात्रा को समय समय पर क्या करता है, नियंत्रित करना और बढ़ाना घटाना, यही जो है साख नियंत्रण कहलाता है। आधुनिक समय में साख मुद्रा का चलन अत्यधिक बढ़ जाने के कारण साख की जो मात्रा में जो परिवर्तन होता है उससे अर्थव्यवस्था किसी भी देश की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित होती है। सामान्यतः व्यापारिक बैंक जितना ऋण देते हैं वह उनके पास एकत्रित नकद जमा से कई गुना अधिक होता है। इस अधिकता को ही साख का निर्माण कहा जाता है। परंतु व्यापारिक बैंक साख निर्माण में अपनी मनमानी नहीं कर सकते, क्योंकि इस साख निर्माण पर देश के केंद्रीय बैंक का प्रत्यक्ष व परोक्ष नियंत्रण रहता है। साख निर्माण की सीमा देश की अर्थव्यवस्था तथा अन्य हालात को देखते हुए केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है और समय समय पर आप अखबारों में, न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ वगैरह में, मीडिया में सुनते होंगे कि बैंक की जो ब्याज दर है उसको कम कर दी गई है रिज़र्व बैंक द्वारा, पॉइंट बेसिस पे कम किए जाते हैं। तो ये आपने नाम सुना होगा, SLR का नाम सुना होगा, आपने रेपो रेट का नाम सुना होगा, रिवर्स रेपो रेट का नाम सुना होगा। तो ये जो है इन तकनीकों के माध्यम से रिज़र्व बैंक जो है वह क्या करता है, साख के मात्रा को नियंत्रित करता है। यानी कि एक बैंक कितना अधिक लोग बाज़ार में पैसे यानी मुद्रा का प्रसार कर सकती है, उसका नियंत्रण साख के माध्यम से किया जाता है, जो RBI का एक प्रमुख दायित्व है। अगर RBI यह कार्य न करे तो बाज़ार में जितना उत्पादन है देश का उससे अधिक अगर मुद्रा उपलब्ध करा दी जाएगी ऋण के माध्यम से, तो फिर क्या है, वस्तुओं की और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी, मुद्रास्फीति हो जाएगी और इसकी वजह से जो है महंगाई बढ़ जाएगी। इसलिए जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसी अनुसार से जो है साख की मात्रा का भी निर्धारण किया जाना चाहिए। तो इस दृष्टि से आप समझ सकते हैं कि ये साख नियंत्रण का जो उद्देश्य है वह कीमत में स्थिरता रखना है, साथ ही साथ आर्थिक विकास की गति में स्थिरता या बढ़ोतरी को है ना नियंत्रित करना है। ये साख के प्रमुख उद्देश्य होते हैं साख नियंत्रण के। साथ ही साथ आय और रोजगार के उच्च स्तर पर स्थिरता को बनाए रखना, और किसी भी देश की जो अच्छी मौद्रिक और साख नीति होती है वो देश के विकास के लिए और उसकी स्थिरता के लिए आवश्यक होती है। तो इस दृष्टि से आप देखेंगे कि RBI एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करता है और यह उसकी मौद्रिक नीति कहलाती है। तो ये परिणामात्मक जो साख नियंत्रण के तौर तरीके हैं, जैसा हमने आपको जिक्र किया, बैंक दर नीति, खुले बाजार की जो क्रियाएं होती हैं, परिवर्तनीय नकद कोष अनुपात, इसको SLR भी कहते हैं, और गौण कोष की मांग है ना, इन सब के माध्यम से वह परिणामात्मक जो है साख नियंत्रण करता है। साथ ही साथ गुणात्मक साख नियंत्रण के भी कई तौर तरीके हैं जिसका RBI प्रयोग करता है। और इसके लिए वह क्या करता है, वाणिज्यिक बैंकों के पास जो उपलब्ध नकद कोष की मात्रा को कम कर मुद्रा के चलन तथा साख सृजन को नियंत्रित करता है। तो इसके विपरीत गुणात्मक, ये तो परिणामात्मक साख नियंत्रण का तरीका है, और गुणात्मक साख नियंत्रण द्वारा केंद्रीय बैंक क्या करता है, कुल मुद्रा चलन मात्रा तथा साख सृजन पर अंकुश लगाकर साख प्रयोग को नियंत्रित करता है। इस तरीके से वो क्या करता है कि जो भी आवश्यक और उपयोगी प्रयोजन है उसके लिए आवश्यक मात्रा में साख उपलब्ध कराता है। दोनों ही जो तौर तरीके हैं, चाहे वो गुणात्मक हो चाहे मात्रात्मक हो, ये दोनों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मौद्रिक नीति का निर्धारण करते हैं, और इन सब का जो उद्देश्य होता है वह यह है कि विभिन्न क्षेत्रों में ऋण जितनी आवश्यकता है उनको उपलब्धता बनाए रखें। साथ ही साथ यह भी देखना होता है कि मुद्रा जो स्फीति है वो नियंत्रण में रहे। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे RBI के, जिसके बारे में हमने चर्चा की,
और यह जो वीडियो है आप देखने के बाद ये जो स्टडी मटेरियल यह भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। आप इन दोनों को पढ़ें, देखें और कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।